मिल रही महत्वपूर्ण खबर के साथ जहां मुनिडीह ओपी क्षेत्र स्थित बीसीसीएल मुनिडीह कोल वॉशरी प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हो गया। ट्रक में सैलरी लोडिंग के दौरान अचानक सैलरी गिरने से 6 मजदूर मलबे में दब गए। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मलबे में दबने से 4 मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक महिला मजदूर सहित 2 सुरक्षित घटना में बच गई। घटना को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप परिजन और स्थानीय लगा रहे हैं। फिलहाल मौके पर हालात तनावपूर्ण है। हादसे में मृत मजदूरों के नाम माणिक बाउरी, दिनेश बाउरी, दीपक बाउरी और हेमलाल गोप है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सीआईएसएफ की टीम और प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने चारों शव को मुनिडीह कोल वॉशरी गेट के सामने रखकर मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पास जो मजदूर गाड़ी लोडिंग करते थे वो उसी में सैलरी दब गया और सारा सर महाप्रबंधक के जो वासरी का सारा सर उसका दोषी है। वो लोग बिना जांच किए हुए ऐसे मजदूर को ठेल देते मरने के लिए। इसका कोई लोग का ऐसी नहीं है, बस उन लोग को चाहिए अपना ये करना। भाई भी वही है, हम लोगों का छोटा छोटा में मानुस किया, शादी वादी सब उसी ने किया है। मेरे भाई के तो जवान लड़की है, मेरे भैया का भी कोई नहीं है। कौन खिलाएगा मेरे भाभी को, मेरे भातीजी को? कौन खिलाएगा, कौन रिस्क लेगा, कौन शादी देगा? मेरा को शादी देने को बेटी है अभी देने के लिए, अभी बेटा का ऋण महाजन सौदा नहीं है। मेरा बेटा अभी चल गया, मेरा हस्बैंड भी चल गया। कौन हमको खिलाएगा हम लोग को? क्या नाम था आपका? दीपक बाउरी। तब यहाँ पर आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाहेंगे? यही चाहते हैं कि इनको कोई ऑफिस काम दे दे। पूरी तरह से हुई नहीं है, वार्ता चल रही है। अगर कार्रवाई की जा रही, जो भी इसमें शामिल है उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हुआ क्या था? सैलरी लोड कर रहा था तो उसी क्रम में दब गए थे, जिससे इन लोगों को दबने के कारण इन लोग की मृत्यु हो गई। पुराना सियार में गोला दबा गया था, तो ऐसे करके निकल गया। अच्छा, और हम भी पूरा आदमी का बुला दिया। टोटल कितना आदमी यहाँ पर काम कर रहा था? तो सियारी दंगल है तो उसको भाग गया है। अच्छा, 3 दंगल का। बीसीसीएल में फिर से एक बार सुरक्षा में लापरवाही होने के कारण मजदूरों की जान चली गई है। मुनिडीह बीसीसीएल कोलवासरी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कि सैलरी लोडिंग के दौरान में 4 मजदूर सैलरी के जो पहाड़ होते हैं उसके गिरने से दब गए। कुल 6 मजदूर उसमें दबे थे, जिसमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 4 मजदूर इस घटना में हताहत हुए हैं। और इसे लेकर मजदूर यूनियनों और ग्रामीणों में, परिजनों में काफी आक्रोश है। उन सबों का कहना है कि एक भारी लापरवाही और सुरक्षा में कोताही की गई, जिसके कारण कि 4 मजदूरों की मौत हुई है। और अब जो परिजन है और ग्रामीण है, उन सबों को यहाँ पर रखकर मुनिडीह कोलवासी गेट को जाम कर दिए हैं। और इनका कहना है कि जो मृतक परिजन है, आश्रित है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ का काम पूरी तरीके से बाधित हो गया है और स्थिति तनावपूर्ण है। 4 मजदूरों की मौत हुई है और सभी का कहना है कि बीसीसीएल में हमेशा से सुरक्षा में कोताही बरती जाती है, जिसके कारण मजदूरों की मौत होती है। फिलहाल जांच होगी तो पता चलेगा कि कहां सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन इस घटना में 4 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और इस खबर पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, 4 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है और अब परिजनों का कहना है कि उन्हें नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। क्या अपडेट मिल रहा है? फिलहाल तो जो शव है उनको रखकर अब परिजन और स्थानीय ग्रामीण जो है तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि जो लापरवाही बरती गई है, उन मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिजन की मौत हुई, इसलिए अब सभी को मुआवजा और नियोजन दिया जाए। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। इसी को देखते हुए सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पहुंची हुई है, लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन उनका एकमात्र मांग है कि मुआवजा और नियोजन दिया जाए, सभी वस्तुओं को हटाएंगे। फिलहाल अब तक कोई बड़े बीसीसीएल अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। इससे भी लोगों में खासी नाराजगी है, क्योंकि घटना को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन पर सुरक्षा पर कोताही और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पर सैलरी लोड हो रही थी, वहां पर बहुत अधिक डीप में सैलरी थी और उसे गड्ढा करके निकालने का आदेश दिया गया था। और वहीं पर जो डंपिंग सैलरी वहां पर थी, वो अचानक से पूरी तरीके से गिर गई, जिससे कि वहां पर
3 दंगल के मजदूर थे, यानी 36 मजदूर वहां पर थे। संयोग की बात रही कि 6 मजदूर इसमें दबे और बाकी वहां से भाग निकले, जिसमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 की जो है इस घटना में दर्दनाक मौत हो चुकी है। जी संजय, जो 2 मजदूर और निकाले गए हैं उनकी क्या हालत है, क्या वो ठीक है? एक सुरक्षित निकाले गई महिला से बात हुई, उन्होंने कहा कि वहां पर एक जो डंपिंग यार्ड के इंचार्ज होते हैं वो इस सैलरी को जो है सो नीचे से निकालने का आदेश दे रहे थे और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। फिलहाल वो महिला जो है सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से वो काफी सदमे में है और उनका कहना है कि अगर इस तरह का आदेश नहीं दिया जाता तो ये घटना नहीं होती। हालांकि अब पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगी कि सुरक्षा में चूक किस प्रकार से हुई थी, कौन लोग जिम्मेदार थे। लेकिन इस घटना से कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है और लोग जो है सो अब मुआवजा और नियोजन की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 मजदूरों की मौत हुई है और सभी मजदूर गरीब तबके थे और लंबे समय से इस सैलरी यार्ड में काम कर रहे थे। अब उन सभी की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए धनबाद से खबर में आपको दिखा रहे जहां पर 4 मजदूरों का शव बरामद किया गया है और 2 गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएसपी पर दोहरा वेतन लेने का आरोप लगा है। पुलिस एसोसिएशन ने बताया कि क्लर्कियल गलती बताई जा रही है। दोहरा वेतन लेने के आरोप का खंडन, घोटाले या फर्जी वाड़े से इनकार किया जा रहा है। 14 ट्रेजरी से दोहरा वेतन निकालने का आरोप लगा था। वहीं पलामू के 4 डीएसपी पर आरोप लगा था। एसोसिएशन ने बताया कि तकनीकी गलती इसको बताया है, अधिकारी की मंशा गलत नहीं। तो देखिए रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 4 डीएसपी पर दोहरा वेतन लेने का आरोप लगा है और घोटाले या फर्जी वाड़े से साफ इनकार किया गया है। 14 ट्रेजरी से दोहरा वेतन निकालने का आरोप था और पलामू के 4 डीएसपी पर आरोप लगा था। रांची में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कोतवाली थाना और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में संयुक्त रूप से की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4 किलो गांजा और 49,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी ग्रामीण इलाकों से गांजा खरीदकर शहर में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में जनार्दन दास को मुख्य सप्लायर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और शहर में नशे के कारोबार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। इंसिडेंट्स हैं, लेकिन हमें ये भी पता लगा कि जो जनार्दन है जो आज पकड़ाया गया है वो जो कल पकड़ाया गया है प्रकाश, उसको गांजा बेचता है। इन दोनों के मोबाइल में काफी कॉल्स और काफी मैसेजेस हमें मिले। तो इसके बाद जो है हमें ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग और कहां से गांजा खरीदते हैं। उसके बाद हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे। पलामू में तिलक समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी थी। दोनों घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पूरे मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए आरोपी हथियार लाइसेंसधारी पूर्व मुखिया सरोज मेहता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उसके दोनों हथियार के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। एसपी ने कहा कि किसी भी समारोह में हथियार का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने हथियार लहराने और फायरिंग से बचने की भी अपील की। अपने वेपन से की गई है, यदि वो सेल्फ डिफेंस में नहीं है तो इलीगल है। इसमें जो भी व्यक्ति लाइसेंस होल्डर है उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो अपना हथियार है उसको अपने जिम्मेदारी के साथ यूज़ करें। यदि किसी प्रकार का शादी समारोह के दौरान इस प्रकार के हथियार का यूज़ उनके द्वारा किया जाता है तो ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है और इसके लिए ऐसा अगर करने पर सजा के साथ साथ जो भी लाइसेंसी होल्डर है उनका लाइसेंस कैंसिल कराने का काम जिला प्रशासन करेगा। खबर हजारीबाग से है जहां केरेडारी थाना क्षेत्र में हुए मंजू देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति विकास प्रजापति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपने पिता और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। घटना को लूट का रूप देने की कोशिश की गई थी। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल का है।
कोले स्टेशन के पास हुई गोलीबारी में मंजू देवी की मौत हो गई थी, जबकि उसका पति घायल हो गया था। शुरुआत में घटना को लूटपाट से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में मामला पूरी तरह अलग निकला। है विकास कुमार प्रजापति और इनके जो ससुर थे, इन लोग दोनों ने मिलकर यह पूरा प्लान किया था और ये लोग परेशान थे घर के झंझट से, आपस में लड़ाई झगड़े से, और इसमें सुनील गंजू और लालेश्वर गंजू 2 लोगों से संपर्क कर ये पूरा प्लान किया गया और 30,000 रुपए में ये बात की गई। और घटना के दिन ये लोग इनके पीछे आए। पति के बताया अनुसार पहले पत्नी को बाइक से उतारकर गोली मारी गई और उसके बाद पुलिस को शक नहीं हो यह देखते हुए उसने अपने बाह में उनसे गोली मरवाई और स्वयं भी अपना इलाज करवाया। और इस पूरे कांड का उद्भेदन करते हुए विकास कुमार प्रजापति, नरेश प्रजापति और लालेश्वर गंजू को वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला के आदित्यपुर में तेज हवा और मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला, जहां काम कर रहे 2 मजदूर छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरायकेला खरसावा निर्माणाधीन जयसवाल इंटरप्राइजेस प्लांट में काम के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। परिजनों ने निर्माण कंपनी से उचित मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। फोन लेकर के आए थे, इन्हें बताएंगे, उनके साथ 2-4 आदमी थे। अच्छा, लास्ट में धीरे धीरे लोग कट गया, एक आदमी बचा हुआ था वो भी साइड हो गया। वो बोले आदित्य से लेकर के आए हैं, कंपनी बन रहा है, उसी में गिर गया है। अच्छा। कौन कंपनी है ये नहीं बता पाया। उसके साथ में लोग आए थे लेकिन सब भाग गए। हाँ, सब भाग गए। घर परिवार वाले अभी तक नहीं आए हैं। क्या दोनों की मौत हो गई है? मर्तरी में रखा गया है। मौत हो गई थी दोनों की? हाँ, मौत। क्या बताया वो लोग? बोला जो काम चला तो ऊपर से गिर गया है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई। सरायकेला के आदित्यपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने के दौरान 2 मजदूरों की गिरने से मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर बड़े पेड़ गिर गए, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। साक्षी गुरुद्वारा के पास पेड़ गिरने से एक झोपड़ी नुमा होटल पूरी तरह से टूट गया। मौसम विभाग ने 5 मई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। में लगातार मौसम अपना करवट बदल रही है और आज तीसरे दिन भी जो है लगातार शहर में बारिश हुई और बारिश के बाद जो है उसका कहर भी देखने को मिला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जमशेदपुर के ये आम बागान की तस्वीर है, जहां तेज हवा के साथ साथ मूसलाधार बारिश लगातार जमशेदपुर शहर में 3 दिनों से हो रही है और इसका असर जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो उसका अब जो है कहर भी देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि पेड़ की बड़ी डाली जो है वो एक स्कॉर्पियो कार है, इस पर गिरी है और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा हादसा होते तो टल गया, क्योंकि समय रहते परिवार के लोग इस कार से निकल गए थे और इसी दौरान जो है आंधी तूफान आया और उसके बाद ये पेड़ की डाली जो है ये सीधे तौर पे कार पे गिरी है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घटी है। हालांकि एक परिवार के लोग इससे निकल गए थे जिससे बड़ा हादसा होते तो टल गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दूं कि साक्षी गुरुद्वारा के पास भी एक पेड़ गिरा, जिसमें 2 लोग दब गए जिससे काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है मौसम के करवट बदलने से, तो दूसरी तरफ तेज हवा और मूसलाधार बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। सड़क पे कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है, तो कई पेड़ जो है वो गिर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले दिनों से 5 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा और लोगों को कहीं ना कहीं अपील भी की जा रही है कि जब बारिश हो रही है और बिजली कड़क रहा है तो लोग घर में रहे, सेफ रहे, पेड़ के नीचे नहीं रहे। जिस तरह ये पेड़ इस तरह गिर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि जमशेदपुर शहर में आज की बारिश ने जहां एक तरफ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं सरायकेला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 2 लोग इस बारिश में गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं बारिश जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ इसका कहर भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गोड्डा में हंसडीहा महगामा नए 4 लेन पर परिचालन शुरू होते ही सड़क हादसों में अचानक तेजी देखी जा रही है। पिछले 10 दिनों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी से रोजाना हादसे हो रहे हैं। इस दौरान 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 6 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है और लोगों को ट्रैफिक नियम पालन की सख्त हिदायत दी जा रही है। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी बढ़ते हादसों पर चिंता जताई है और प्रशासन के साथ बैठक कर समस्या के समाधान पर जोर दिया है। यहाँ के लोग सब दिन चला है सिंगल रोड पे, अभी हाईवे मिल गया, लोगों को ट्रैफिक का भी जानकारी नहीं है। आता है मौसम में चल जाता है, उधर से गाड़ी स्पीड में आ रहा है, वो लगल पे चला जा रहा है। तो स्वाभाविक है उस चीजों के विषय में हम लोगों को DCSP से अविलंब हम मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि जहाँ जहाँ पॉइंट हाईवे पे चढ़ने का वहाँ
पर जो है फोर्स लगाया जाए, ट्रैफिक की पूरी नियम कानून व्यवस्था लोगों को बताया जाए। चूंकि गांव घर देहात से लोग आता है, उसको स्पीड का भी पता नहीं है, ट्रैफिक का भी अंदाज नहीं है कि हम चल रहे हैं रोड पे तो कौन सी गाड़ी कितना स्पीड में उधर से आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम है। जामताड़ा के करमाटांड प्रखंड में निज कजरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षा की हालात चिंताजनक है। ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नाम मात्र की हो रही है। शिक्षक क्लास में समय पर नहीं पहुंचते और कई बार पढ़ाई के दौरान मोबाइल में ही व्यस्त दिखते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाल ये है कि 8वीं कक्षा के छात्रों को देश के पीएम और राज्य के सीएम तक का नाम पता नहीं है। वहीं स्कूल की टीचर भी कई सवालों का जवाब नहीं दे सकी। लोगों ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने खुद मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। सर ये क्या है? दिसंबर का स्पेलिंग बताइए। याद नहीं। कितना क्लास में पढ़ती हैं आप? प्रधानमंत्री का नाम क्या है? झारखंड के सभी जिला का नाम क्या बताएं? सब जिला का तो मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। जामताड़ा जिला में कितना प्रखंड है? व्यवस्था देखिए जो होना चाहिए वो लगभग ठीक है, लेकिन स्कूल का उपस्थिति कम है और शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, सब लेट करके आते हैं, उसके बाद उपस्थिति बढ़ाकर बनाते हैं। स्कूल का ही समस्या है, जो टीचर लोग टाइम पे नहीं आता है, कुछ बोलने जाते हैं तो मैंने आँख बबूला हो जाते हैं। हम लोग स्कूल का एक सदस्य है, एक विकलांग है। जब बच्चा मैं स्कूल यहाँ भेजते हैं तो बच्चा को बोलते हैं आज क्या पढ़ा है बाबू, तो बोलता है आज भाई मैडम लिख दिया। अगर बच्चा कोई होमवर्क नहीं देगा, घर में इंक्वायरी करते कॉपी तो कुछ सुनवाई नहीं। बोलने में भी शर्म लगता है अपना गांव का बदनामी के चलते कि इतना मैंने पढ़ाई लिखाई में एकदम नर्वस एकदम। हाँ, इसके चलते हम अपना बेटी को अपना 3 को ट्यूशन दिए हैं। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की जांच जारी है। इसकी परत दर परत खुलने के साथ घोटाले की रकम भी बढ़ती जा रही है। हजारीबाग, बोकारो, चाईबासा के साथ रांची में भी गबन के खुलासे पर घमासान गहराता जा रहा है। सीआईडी के एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम घोटाले की जांच में जुटी है। कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। आखिर कौन है घोटाले का मास्टरमाइंड और किसकी शह पर करोड़ों का खेल हुआ? जांच जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का चिन्ह आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों के सिर पर चढ़ता दिख रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड में अब तक बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा में पुलिस विभाग के ट्रेजरी में गबन की बात सामने आई है। वहीं रांची में भी पशुपालन विभाग की ट्रेजरी में घोटाले के खुलासे से खलबली मची है। घोटाले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो और हजारीबाग में जांच का जिम्मा सीआईडी की एटीएस को सौंपा गया है। तो ट्रेजरी का जिन्न सामने आया हुआ है और हर जगह कहीं न कहीं ट्रेजरी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बात यूं ही नहीं बल्कि 4 जिले ट्रेजरी गबन मामले से लेकर इफेक्टेड नजर आ रहे हैं। रांची, बोकारो, हजारीबाग और अब चाईबासा जिला भी इसमें शामिल हो चला है। जो सीआईडी की स्पेशल टीम है 9 सदस्यीय, वो जांच कर रही है। आईजी पंकज कंबोज की अध्यक्षता में ये टीम फिलहाल हजारीबाग और बोकारो मामले के ट्रेजरी गबन मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं रांची जिले में जो पशुपालन ट्रेजरी में गबन हुआ है उस मामले को लेकर रांची पुलिस कार्रवाई कर रही है। आखिर कैसे पकड़ में आ गया ट्रेजरी घोटाला और कहां से कहां तक फैले हैं घोटाले के तार? आइए जानते हैं ट्रेजरी घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी। झारखंड में करोड़ों का ट्रेजरी घोटाला हुआ। ओटीपी के जरिए किया गया सारा खेल। डीडीओ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से खेल खेला गया। ओटीपी के जरिए खाते से हुआ छेड़छाड़। सिस्टम की अनदेखी कर करोड़ों का गबन किया गया।
24 अप्रैल को सीआईडी की एसआईटी का गठन हुआ। आईजी पंकज कंबोज के नेतृत्व में एसआईटी की जांच शुरू हुई। बोकारो और हजारीबाग में एसआईटी की दबिश हुई। मामले में आरोपी जवान सतीश कुमार अरेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल पांडे का ये सहयोगी था। होमगार्ड जवान सतीश के खाते से 1 करोड़ 6 लाख रुपए का लेन देन का खुलासा हुआ। सतीश के 43 लाख रुपए फ्रीज किए गए। एएसआई अशोक भंडारी को भी गिरफ्तार किया गया। अशोक के खाते से 50 लाख का ट्रांजैक्शन मिला। साल 2020 से अब तक 1 करोड़ 11 लाख की निकासी का खुलासा हुआ। बोकारो में 10 करोड़ के मनी ट्रेल की जांच जारी है। बोकारो में 1 करोड़ 93 लाख के साथ 18 लाख के एफडी फ्रीज किए गए। 8,75,000 रुपए कैश भी जब्त किए गए। बोकारो के तेलीडीह में मकान और जमीन के कागजात भी जब्त किए गए। चाईबासा में 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। हजारीबाग में 3 पुलिसकर्मियों के साथ 2 महिला अरेस्ट की गयी। हजारीबाग में पुलिस विभाग की लेखा शाखा में सभी तैनात थे। रांची में भी 3 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ। गबन मामले में अकाउंटेंट मुनिंद्र कुमार अरेस्ट किया गया। पूरे मामले में जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव करते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि इस ट्रेजरी घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और कब तक इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद प्रेस क्लब, कतरास प्रेस क्लब, झरिया सहित कई जगहों पर भी पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वो झारखंड का कोई ऐसा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन उसका दिमागी स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिसके कारण वो देखते हैं कि हमेशा उलूल जुलूल उनका वक्तव्य रहता है। कैसे वो डॉक्टर बन गए हैं मुझे ये पता नहीं। इसके माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि वो सबसे पहले पत्रकारों से माफी मांगे। अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ, वो धनबाद के विश्व सूत्री का अध्यक्ष भी है। धनबाद में उनका पुरजोर विरोध होगा। सारा पत्रकार काला बिल्ला लगा करके उनके प्रोग्राम को कवरेज करेगा। ये इसमें सरकार दोषी है। अन्यथा यदि ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर देते तो शायद इरफान अंसारी ऐसे बड़बोले का मुंह आज बंद रहता है। और मेरा कहना है अभी की घटना पर कि माफी मांगने से ये बात नहीं बनने वाली है। माफी तो हम लोगों ने हमेशा किया है। लोग माफी मांगते गए और हम लोग माफी करते गए। आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, हम कब तक माफ करें। अफसोस इस बात का है कि अभी तक मंत्री महोदय ने माफी नहीं मांगी। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। लोकतंत्र के चौथे प्रहरी पर हमला हो और उनकी खामोशी कुछ दूसरा ही नजारा पेश करती है।